दोस्तों आज का वीडियो जो है वो है हाउस कंस्ट्रक्शन पे कि जब हम घर बना लेते हैं तो हर घर में एक समस्या ज़रूर देखी जाती है, वो है क्रैक्स। मतलब हर जगह कोई भी घर होगा, ऐसा घर कोई नहीं है जिसमें क्रैक ना दिखे। तो क्रैक के आने का रीज़न क्या होता है, उसको हम सही कैसे कर सकते हैं, और बेसिक अगर आप प्रिकॉशंस लोगे तो क्रैक कैसे आप रोक सकते हो, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सामने अभी आप क्रैक देख रहे हो, काफ़ी किस्म के क्रैक होते हैं। आपने देखा होगा वर्टिकल भी होते हैं, लंबे होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, मतलब ऐसे लंबाई में, और ऐसे डायगोनल टाइप। ये क्रैक क्यों आते हैं, इसका क्या रीज़न है, वो सब आज मैं आपको क्लियर करूँगा। और ये भी बताऊँगा कि हम उसको कैसे सस्ते में सही कर सकते हैं, और वो कौन से क्रैक हैं जो हार्मफुल नहीं है घर के लिए, और जो कौन से डेंजरस होते हैं। ये डिपेंड करता है क्रैक की विड्थ पे कि विड्थ उसकी कितनी है। देखो 0.1 mm भी होते हैं और 6 mm तक से 10 mm तक भी क्रैक होते हैं। तो सबसे खतरनाक क्रैक कौन से होते हैं वो हम बात करेंगे। सबसे पहले सामने क्रैक देख रहे हो, इसकी कोई 1 से 2 mm इसकी विड्थ है। तो ये क्रैक हानिकारक है आपके घर के लिए कि नहीं। मैं अगर ऐसे अपने एक्सपीरियंस से बताएं, जहाँ ऐसे भी जो है जो 3 mm से छोटा क्रैक होता है कुछ जगहों पे, वो हार्मफुल नहीं है आपके घर के लिए, वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो आपकी थोड़ा देखने में खराब लगेगा दीवार पे, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन जो 4 mm से बड़ा क्रैक होता है वो हार्मफुल आपके घर के लिए हो सकता है। ये सामने आप देख रहे हो जो क्रैक, ये किस वजह से आया है। मेनली ऐसे क्रैक 3 रीज़न से आते हैं। एक तो आपने जो मोटार बनाया है उसकी रेशो प्रॉपर नहीं रखी है। जैसे हम प्लास्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं 1:6, उसमें आपने लोचा मारा है तो वो हो सकता है। दूसरा, जो आपने सैंड यूज़ की है वो रिवर सैंड होगी तो उसमें मिट्टी हो सकती है, तो मिट्टी से भी ये क्रैक्स हो सकती है। तीसरा, श्रिंकेज क्रैक हो गए, या प्रॉपर क्यूरिंग नहीं आपने की, तो वो भी मेन काज हो सकता है ऐसे क्रैक का। ऐसे क्रैक मोस्टली हर घर में देखे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्पाइडर जैसे जाला जैसा बुनता है, तो वैसे क्रैक बन जाते हैं। वो भी क्यूरिंग आप प्रॉपर वे से नहीं करोगे तो वो क्रैक भी हो सकते हैं। मेनली जो खतरनाक क्रैक हैं वो मैं आगे अभी अच्छे से बताता हूँ आपको। पहले ये बेसिक देख लो। ऐसे क्रैक अगर आपके घर में दिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने हार्मफुल क्रैक नहीं होते। क्योंकि जो 3 mm से छोटा क्रैक है वो बेसिकली इतना हार्मफुल आपके लिए नहीं होगा, लेकिन जो बड़े क्रैक होंगे वो डेंजरस हो सकते हैं। और उनको हम प्रॉपर वे से सही कैसे करते हैं, सामने आप जो क्रैक देख रहे हो, जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये होते हैं प्रॉपर वे से क्यूरिंग नहीं की, या आपकी सैंड अच्छी ना हो। और ये जो क्रैक है ये भी एक सेटलमेंट का रीज़न हो सकता है, सेटलमेंट, या आपका जो बॉन्ड बनाई है ब्रिक की वो प्रॉपर वे से नहीं की गई हो, उससे भी सेटलमेंट होके ऐसे क्रैक दिखते हैं। लेकिन जो आज मेनली मैं बात करने वाला था, जो डेंजरस क्रैक घर के लिए रहते हैं, उनको सही कैसे करते हैं, वो आते कैसे हैं, वो मैं बात स्टार्ट करता हूँ। ऐसे क्रैक आपने मोस्टली घर में देखे होंगे, ज्यादातर ये क्रैक दिखते नहीं है, लेकिन जहां दिखते हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक क्रैक है। और इनको सही करने का तरीका क्या, देखो क्या होता है। जैसे आपकी ये दीवार है, एक मैंने एग्जांपल ले ली, ये दीवार है और एक डायगनली आपको दिखेगा क्रैक, ऐसे स्टीयर ऐसी बनी होती है। मतलब ये ब्रिक रहती है जो छूट गई होती है, कम से कम 6 से 10 mm का बीच का अंतर आ गया होता है उन दोनों के बीच। ये क्या रीजन होता है। और कभी कभार तो ऐसे भी दिखते हैं, ये मतलब ऐसे दिखेंगे, ऐसे आएंगे और सीधे मतलब वो वॉल के नीचे तक जाते हैं मोस्टली। वो क्रैक का रीजन क्या होता है, और ये बहुत बड़ी चिंता है, वो रीजन हो सकता है आपका नीचे सेटलमेंट हुई है। मतलब नीचे जो जगह थी वो बैठ गई है। अगर आपकी सॉइल थी, कोई कॉटन सॉइल थी, वो स्वेल हुई है या कॉन्ट्रैक्ट हुई है टेम्परेचर चेंजेस से, उसका रीजन हो सकता है। या क्या हो सकता है, आपने प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की है और पानी अंदर घुस गया और यहां से सेट, मतलब ये प्लिंथ बीम थोड़ा बैठ गया और ये दीवार इसके साथ बैठ जाएगी, ये वैसे ही ऊपर रहेगी। तो वो रीजन हो सकता है। जहां आपकी फुटिंग सेटलमेंट हुई है, जो आपने नीचे फुटिंग दी है, जहां प्लिंथ बीम है वो नीचे बैठ गया है, ये मेनली रीजन रहता है ऐसे क्रैक्स का। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर ऐसे आपके घर में क्रैक दिखें तो वो खराब चीज है, उसको सही करना जरूरी है। तो इसको सही करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो क्रैक आपको दिखो, ऐसे पॉसिबल हो तो आपको वहां अगर कंसल्टेंट मिलता है जो क्रैक को सही करते हैं, जिनका काम ही यही है, उनसे अगर आप करवाओगे तो बेस्ट है। लेकिन अगर मैं आपको अल्टरनेट बताऊं वहां पॉसिबल नहीं है, तो डॉक्टर फिक्सिट का 2 टाइप के केमिकल आते हैं। एक होता है एक्स पेस्ट, आपको ऊपर फोटो पिक दिख रही होगी, एक होता है श्रिंकेज पेस्ट। ये दिखते तो कैसे हैं, जैसे बाल पुट्टी नहीं होती,
वैसे होते हैं, ये मार्केट से मिल जाते हैं, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसको लगाने से क्या करोगे आप, पहले क्या करना है, जहां क्रैक है उसको प्रॉपर वे से, या तो वहां ग्राइंडर अवेलेबल है उसको थोड़ा थोड़ा काट दो, अंदर तक गहरा कर दो, या तो उसको प्रॉपर वे से साफ कर लो, अंदर पानी मार लो, उसको अच्छे से रब कर लो। वो कर लिया, उसके बाद उसको जैसे पानी मार लिया, थोड़ी देर उसको रहने दो। 10 मिनट बाद क्या करना है, एक्स पेस्ट आपकी जो होगी वो पुट्टी की तरह होगी, उसको अच्छे से अंदर घुसा देना है, एक लेयर घुसा लिया। 4 से 6 घंटे तक उसको सूखने देना है। फिर थोड़ा जो स्पेस थोड़ी जो और बची होगी उसमें दूसरी लेयर उसमें डालनी है, फिल कर देनी है, अच्छे से प्रॉपर वे से फिल करनी है कि जगह नहीं बचे। फिल कर दी, उसको 4 से 6 घंटे रहने देना है। उसके बाद जो फाइनल लेयर मतलब उसकी फिनिशिंग आपको कर देनी है, उसी से जो या एक्स पेस्ट आती है या श्रिंकेज पेस्ट जो डॉक्टर फिक्सिट की, बाकी कंपनीज की भी आती है, अच्छी होती है, लेकिन डॉक्टर फिक्सिट की हमने यूज करवाई है, वो अच्छी होती है। वो कर दोगे फिल तो आपके क्रैक प्रॉपर वे से सही हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो क्रैक देखे जाते हैं, क्या होता है, ये कॉलम आ गया आपका और ये दीवार आ गई, बीच में दोनों के जॉइंट में क्रैक देखने को मिलता है। जैसे प्लास्टर हो जाता है या अभी दीवार हुई है तो क्रैक दिखना शुरू हो जाता है। तो ये तो क्रैक नॉर्मल है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं वीडियो डाली थी कि कॉलम और ब्रिक साथ साथ में करोगे, उससे भी हो सकता है। प्रॉपर वे से अगर आप मोटार लगा के करोगे या हाकिंग करके करोगे तब भी हो सकता है। लेकिन जब अब ये हो गया तो इसको सही कैसे करेंगे, एक वायर मैश आती है, जैसे मुर्गा जाली जिसे बोलते हैं, ऐसे दोनों तरफ 3-3 इंच चढ़ा देनी है। ये मुर्गा जाली ऐसे जो आपने देखी होगी सबने, वो मार्केट में आपको मिल जाएगी, दोनों तरफ चढ़ा लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर करना है, तो आपको ये क्रैक्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। और एक और क्रैक आपको दिखते हैं, जैसे विंडो है, विंडो से ऐसे ऐसे क्रैक निकले होते हैं। ये भी मतलब एक लगा लो सेटलमेंट का ही है हिस्सा है कि क्या होता है, जो दीवार का लोड होता है वो कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये क्रैक्स मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको अवॉइड कैसे करना है कि कॉलम प्रोवाइड, मतलब मैं तो यही प्रेफर करता हूं कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कम बनाओ। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो कॉलम जब आपने प्रोवाइड किए होंगे तो जो लोड होगा वो कॉलम पे जाएगा, दीवार पे नहीं जाएगा। जहां कटआउट होगा आपका, जहां विंडो होगी, वहां ये क्रैक, ऐसे क्रैक देखने को कम मिलते हैं। तो मेनली यही क्रैक मैंने जो कहा, आपके जो लगभग 4 mm से 6 mm जो क्रैक दिखते हैं वो मोस्टली किससे आते हैं, यहाँ पे जो आपने जॉइंट प्रोवाइड किया होता है ब्रिक में, वो प्रॉपर वे से नहीं किया होता है, उसकी वजह से सेटलमेंट हो जाती है। या फुटिंग, मेनली फुटिंग सेटलमेंट से ही वो क्रैक देखने को मिलते हैं। और बाकी जो 3 mm से छोटे क्रैक होते हैं वो उनकी कोई इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन आप उनको सही कर सकते हो इसी डॉक्टर फिक्सिट पेस्ट से। बाकी वो आपके घर के लिए इतने हानिकारक नहीं होते। वो मोस्टली आते हैं या तो आपने क्यूरिंग प्रॉपर वेस नहीं की, या तो ज्यादातर तो आती वही है कि प्लास्टर अच्छे से किया नहीं है, उसमें जो सैंड सीमेंट की रेशियो प्रॉपर नहीं डाली है, या जो सैंड यूज की है वो मोटी सैंड है, वो रीजन भी हो सकते हैं। बाकी एक टेम्परेचर चेंजेस पे जो श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं, ठंड में अगर आप गर्म बनाओगे तब भी क्रैक्स शो होते हैं, गर्मी में अगर ज्यादा गर्मी होगी तब भी क्रैक्स वो छोटे छोटे शो होते हैं, उनकी कोई दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं होती है। क्रैक्स ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फाइबर दिखा देता हूँ, होता कैसा है फाइबर, वो देख लो आप। 3-4 किस्म का फाइबर आता है, मतलब ये सामने देख रहे हो, स्टील फाइबर भी देखा होगा, छोटे छोटे मतलब ऐसे पीसीस होते हैं, जैसे बाइंडिंग वायर रहती है वैसे होती है। बाकी ये फाइबर हमारा जो हम प्लास्टर में यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या रहता है कि क्रोजन होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं और उसमें ज़्यादा होते हैं। एक्सटर्नल प्लास्टर रहता है तो उसमें क्या होता है, क्रोजन आ जाती है। तो सामने पैकेट है हमारा रेक्रॉन 3S, मतलब जो फाइबर हम प्लास्टर में यूज़ कर रहे हैं। इसमें 2 टाइप आते हैं, 6 mm और 12 mm। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ, मतलब कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारा जो प्लास्टर में हम मेनली इसको यूज़ करते हैं। दूसरा कंक्रीट में, कंक्रीट में क्यों, इसकी मतलब वर्केबिलिटी बढ़ाने में। अगर स्लम ज़्यादा आ रहा है उसमें आप रैक्रोन यूज़ कर सकते हो। कितना रैक्रोन यूज़ करना है, उसमें आपने 1 m³ में आपको 900 ग्राम रैक्रोन डालना होता है। ये हमेशा याद रखना, इतना फाइबर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब एक तो मैंने पहले बताया कि प्लास्टर करेंगे उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो अगर आप प्लास्टर में रैक्रॉन फाइबर यूज़ कर रहे हो, मतलब तो आपके जो श्रिंक प्लास्टिक क्रैक्स रहते हैं मतलब स्टार्टिंग में वो कम हो जाते हैं। जैसे प्लास्टर हार्ड हो जाता है वो क्रैक्स आते हैं वो कम हो जाते हैं। इसमें जो हमारी सीपेज रहती है वो कम हो जाती है। और दूसरा क्या है, इसमें जो आपने देखा होगा सीलन आती है, डैम्पनेस आती है, इससे रैक्रॉन यूज़ करने से वो भी कम हो जाती है। और वेस्टेज, अगर आप रैक्रॉन यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टर में एक बॉन्ड बनी रहेगी और वेस्टेज भी उसमें बहुत कम हो जाएगी। मतलब खर्चा ही, मतलब अगर आप रैक्रॉन यूज़ कर सकते हो तो आपका सीमेंट, सैंड, इस सब की मतलब रेशो कम कर सकते हो आप
तो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसका डोसेज रेट क्या रहता है, मतलब आपको यूज़ कितना करना होता है। अगर कंक्रीट यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया, 900 ग्राम डालना है, 1 एम क्यूब में आपको 900 ग्राम फाइबर डालना है, 12 mm वाला, ठीक है। और अगर प्लास्टर में हम 6 mm का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, 6 mm रैकराउंड रहेगा, वो कितना करना है, 125 ग्राम 1 kg, मतलब एक बैग में, मतलब एक रेशियो 4 का माल बना रहे हो, उसमें 125 ग्राम आपको यूज़ करना है। और अगर मतलब जो आप उसमें मिक्सर में बनाओगे, उसमें कैसे डाल सकते हो आप, मतलब पानी ले लेना है, बकेट ले लेना है, उसमें इसको अच्छे से घोल लेना है, जैसे जितनी क्वांटिटी है उसमें आप डाल सकते हो, और उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। जैसे इधर लिखा हुआ मैनुअल मिक्सिंग में क्या करना है, आपको क्या करना है, उसमें 125 ग्राम विद 1 बैग ऑफ सीमेंट, मतलब एक क्या करना है, एक सी बाल्टी लेनी है, उसमें सीमेंट डाल देना है, और 125 ग्राम डाल के उसको रख देना है, तो उससे वो अच्छे से बॉन्ड बन लेगा, वो उसमें स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। दूसरी चीज़ क्या है, मतलब इसको आप ऐसे मतलब कोई लोड बेरिंग चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारा ये होता है सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट आप किसे बोलते हैं, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप आंसर दे सकते हो। जो हमारा फाइबर रहता है, जहाँ जो कुछ रीइंफोर्समेंट को छोड़ के दूसरी चीज़ करते हैं, उसे हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। और सामने देख रहे हो रेट कितना है हमारा, 340 रुपये, मतलब 250 से 300 में आपको ये मिल जाएगा। और सामने देख रहे हो हमारा जो दिया भी हुआ क्या है, द न्यू जनरेशन सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब काफ़ी, अगर आप प्लास्टर में इसको यूज़ कर रहे हो ना, तो आपका प्लास्टर की लाइफ दुगनी, मैं बोलता हूँ दुगनी लाइफ उसकी हो जाएगी।